राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हुआ, जिसके रविवार 4 दिसंबर को परिणाम सामने आया। बीजेपी ने 113 सीटों पर जीत दर्ज करते ही अब सरकार बनाने की पेशकश कर दी है। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत हासिल की और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, जो यहाँ पर दावा कर रही थी कि वो इस दफे मध्य प्रदेश की सियासत में यहाँ पर सत्ता पर काबिज होने वाली है, वो महज 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश को बीजेपी ने फतह तो कर लिया, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो पार्टी आलाकमान के सर पर इस समय बोझ की तरह बनता और बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में बात जरूरी है। इस पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में इन कई चेहरे यहाँ पर बीजेपी के पास है और मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री का पद है एक। बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी दौलत शर्मा है। दौलत का हम स्वागत करते हैं इस पेशकश में। तमाम तरह के सवाल हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा सवाल यही है और इस सवाल से भी कई सवाल निकलते हैं। तो ऐसे में दौलत हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। दौलत से हम सवाल लेंगे। दौलत, पार्टी को निश्चित तौर पर एक चेहरे का चुनाव करना है मुख्यमंत्री के पद के लिए, लेकिन क्या यहाँ पर विवाद पार्टी के अंदर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी के अंदर विवाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेहरे हैं और यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीके से गहमा गहमी मची हुई है कि आखिर सीएम की कुर्सी किसके सर पे होगी। देखिए, अगर चुनाव से पहले यहाँ पर क्लियर कर देते तो यहाँ पर पार्टी को सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिलता। सभी नेता यहाँ पर अपने आप को सीएम फेस मानते हुए, अपने आप को सीएम की दौड़ में मानते हुए अपने आप को आगे नहीं रखते और यहाँ पर ये इसी का फायदा शायद बीजेपी ने उठाया और सीएम फेस नहीं यहाँ पर कोई जारी किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी यहाँ पर देखेगी कई सारे दावेदार हैं, अगर कोई भी रूठा तो अगली बार के लिए दिक्कत होगी। और 24 के यहाँ पर चुनाव है, 24 में समर्थन यहाँ पर सभी नेताओं का चाहिए, क्योंकि विधानसभा में तो आप एक राज्य के नेता का समर्थन लेके विधानसभा जीत सकते हैं, लेकिन लोकसभा में आपको सभी बड़े नेताओं का यहाँ पर सपोर्ट लेना होगा। सब लोकसभा में यहाँ पर महत्वपूर्णता हर नेता की जो है बड़ी यहाँ पर हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर सबके साथ सामंजस्य बनाते हुए, सबको यहाँ पर मनाते हुए और यहाँ पर सबकी बात रखते हुए आलाकमान को फैसला लेना होगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी। वसुंधरा राजे यहाँ पर हैं, यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा कह चुके हैं कि 75 साल का हो गया हूँ, अब मैं रिटायरमेंट की तरफ देख रहा हूँ, बाकी आलाकमान जो कहेगी वो मैं करने को तैयार हूँ। यानी दोनों सूरत हाल में वो देखा जाए तो बीजेपी के साथ भी हैं, बीजेपी के साथ नहीं भी है, यानी सीएम रेस के साथ होंगे और नहीं भी होंगे। उन्होंने अपना फैसला यहाँ पर सुना दिया। और दूसरी तरफ बात करें, बाबा बालकनाथ हैं, ताकि हिंदुत्व का चेहरा यहाँ पर बाहर आ सके। यूपी जैसा पूरा प्लान, जैसा यूपी में प्लान हुआ था वैसा प्लान वो राजस्थान के लिए कर सके, क्योंकि कन्हैयालाल मर्डर केस जो हुआ है उसको लेकर काफी बीजेपी ने यहाँ पर सुर्खियां बटोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार रैलियों में इस बात का जिक्र करते नजर आए। तो बिल्कुल यहाँ पर कंपटीशन कड़ा है, लेकिन मेरे को लगता है कि बीजेपी यहाँ पर बाबा बालकनाथ की तरफ जा सकती है, क्योंकि 24 में भी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर उनको अपनी राजनीति करनी है। बाबा बालकनाथ का रुख बीजेपी कर सकती है। और यूपी का जिक्र जिस तरह हमारे सहयोगी दौलत कर रहे हैं, बता दें आपको कि 2017 की यूपी विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार थे। इसके बाद पार्टी ने रास्ता निकाला था 2 उप मुख्यमंत्रियों को, और वही रास्ता पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी निकाला है। पार्टी आलाकमान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं, जैसा कि इस वक्त यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत में भी चल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो बता दें कि मध्य प्रदेश में बड़े नामों में सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान, इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके बाद यहाँ पर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, और पूर्व में यहाँ पर यानी पिछली जो एमपी में सरकार बीजेपी की रही थी उसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, और कई दावेदार हैं जो मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश पर आते हैं, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश पर सवाल मेरा दौलत आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से यहाँ पर भी कई नाम बीजेपी के सामने हैं, लेकिन जिस तरह से 163 सीट बीजेपी ने जीती है, माना जा रहा है कि इन 163 सीटों की जीत में बड़ी भूमिका शिवराज सिंह चौहान की भी है। क्या वे बतौर मुख्यमंत्री वापसी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर नया चेहरा देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे प्रबल दावेदारी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की है। उन्हीं को ही सबसे ज्यादा वोट यहाँ पर, यानी उन्हीं के चेहरे पर मध्य प्रदेश में यहाँ पर वोटिंग हुई है। एक मोदी मैजिक था वो अलग बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में शायद वो मोदी मैजिक नहीं, वो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा था, शिवराज सिंह चौहान की नीतियां थी। 70% जो क्रेडिट जाता है बीजेपी की जीत में शिवराज सिंह चौहान का, वो उनको ही जाता है। बीजेपी की जीत का सारा क्रेडिट तो नहीं, लेकिन 70% क्रेडिट यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को जाता है, क्योंकि 18 से मैं थोड़ा यहाँ का आकलन करूंगा। 18 में किसकी सरकार होती है? कांग्रेस की सरकार बनती है, जनता कमलनाथ को चुनकर ले आती है। फिर 2020 में सरकार यहाँ पर वोटों के आधार पर नहीं बनती,
सरकार यहाँ पर विधायकों के आधार पर बनती है, जनता के बीच गुस्सा होता है, जनता कहती है कि हमारा वोट खराब बीजेपी ने किया। ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं, लेकिन उन 3 साल के गत अंदर बीजेपी की पूरी छवि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने बदल के रख दी। हिंदुत्व के एजेंडे को बड़े अच्छे से उन्होंने पकड़ा, यहाँ पर महिलाओं की स्कीम्स को लेकर बड़ी अच्छी चर्चा करी, वो स्कीम्स लागू भी करी, कई महिलाओं को फायदा पहुंचा। तो आपने देखा होगा, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर बताऊं तो महिला वोट में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला इस बार मध्य प्रदेश में। 4 से 4.5% ज्यादा महिला वोट पड़े और वो सारे वोट शिवराज सिंह चौहान के खाते में आए। मामा उनको कहते हैं सब, तो कहीं ना कहीं लोग अपना रिश्ता भी उनसे जोड़ते हैं और वो रिश्ता निभाते हुए भी लोग यहाँ पर नजर आए। तो सबसे प्रबल दावेदार शिवराज सिंह चौहान ही है। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, अभी अभी उनकी संगठन में एंट्री हुई है, यहाँ पर वो बीजेपी से सीधा जुड़े हैं, पीछे संघ से वो नहीं जुड़े। लेकिन देखा जाए तो सरकार बनाने में सबसे बड़ा हाथ 2020 में उनका ही था, तो यहाँ पर इसके तहत उनको मौका दिया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल है। और बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तो कहीं ना कहीं उनको सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि ये सीएम की रेस जो 2 लोगों के बीच है वो खत्म हो जाए और दोनों पार्टी के लिए लग जाए, क्योंकि तीसरा बंदा आ गया है वो देखकर, यानी बीजेपी ने पूरी तकनीक के साथ पूरी टेक्निक यहाँ पर लगाई और इस मत्थापेची को चुनाव से पहले रोक लिया। लेकिन अब चुनाव के बाद सभी दिल्ली में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे सहयोगी दौलत देखिए इस तरह से साफ तौर पर यहाँ पर कह रही हैं कि जो केंद्रीय मंडल है यहाँ पर, यानी कि जो बीजेपी का आलाकमान है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, तो उसमें जो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उन्हें तो बीजेपी में चाणक्य कहा जाता है और जिसके साथ यहाँ पर नरेंद्र मोदी भी हैं। इसीलिए यहाँ पर माना जाता है कि दोनों की जो जोड़ी है, और खासतौर पर अब जिस तरह जेपी नड्डा भी यहाँ पर साथ है, तो बीजेपी आलाकमान जो रणनीति तैयार करती है वो बेहद ही सोच समझ कर तैयार करती है। जैसे कि आपने यहाँ पर जाना कि कैलाश विजयवर्गीय को मुख्य रूप से एमपी के चुनाव में इसीलिए उतारा गया जिससे यहाँ पर जो एक मुख्यमंत्री का चेहरे के लिए 2 नेता थे, उन्हें भी लग जाए कि अब 2 नहीं, तीसरा एक और विकल्प पार्टी के पास आ गया, इसलिए दोनों नेता और जी जान कहीं ना कहीं चुनाव में जी जान लड़ा दे। और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी आते हैं। इसके अलावा अगर आपको बताएं, यहाँ पर लगातार इस बात का जिक्र था कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से पिछले 3.5 सालों में शिवराज सिंह चौहान की सरकार जब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से बनी थी, तो उसके बाद माहौल ऐसा बना था कि प्रदेश में लगातार एंटी इनकम्बेंसी यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का जिक्र था। और सत्ता विरोधी लहर का जिक्र इसीलिए भी माना जा रहा था कि यहाँ पर बहुत सी बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान की सरकार में कांग्रेस के द्वारा ये दावा किया गया था, जिस पर माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सियासत है, यहाँ पर जो बीजेपी सत्ता है, वो वहां पे सत्ता से बीजेपी जा सकती है। और ये कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात मानकर के बैठी थी। ऐसे में मेरा आखिरी सवाल हमारे सहयोगी दौलत से ये रहेगा कि दौलत, लगातार एमपी की जब यह बात चली तो लगातार एमपी में माना जा रहा था कि जो सत्ता विरोधी लहर है वो बीजेपी को सत्ता से रुखसत कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या प्रमुख वजह है? क्या वाकई में मोदी लहर है जो 2024 में भी देखने को मिलने वाली है? क्या कुछ लगता है आपको इस पर? देखिए, यहाँ पर ट्रेलर एक तरीके से है कि 2024 में किस तरीके से यहाँ पर मोदी लहर काम करेगी, यहाँ पर मोदी मैजिक काम करेगा। और बीजेपी ने शायद इसी का एक नमूना देखने या विपक्षियों को दिखाने के लिए यहाँ पर कोई सीएम चेहरा नहीं उतारा, सिर्फ यहाँ पर पीएम। देखिए, जब लोग वोट करके निकले, जब उनसे प्रतिक्रिया यहाँ पर जानी गई, तो लोगों ने कहा कि हम तो मोदी को वोट करके आए हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी को वोट कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं जिनको एक्स्ट्रा कुछ भी, चलिए यहाँ पे एक नाम लेते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रत्याशी सिंधिया हैं, कि हमने उनको नहीं दिया, हमने तो मोदी को वोट दिया। यानी आप देख सकते हैं कि इस चेहरे की अभी भी कितनी पावर बची है। 10 साल होने वाले हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। कई मुद्दे ऐसे आए कि बीजेपी बुरी तरीके गिरी, कई मुद्दे ऐसे आए कि सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक हुए, लेकिन वो चेहरा टस से मस नहीं हुआ अभी भी जनता की बीच। हालांकि कुछ चुनावों में 18 और 22 में हार मिली, लेकिन 24 जैसे आने लगा वैसे इस चेहरे की वैल्यू फिर दोबारा बढ़ गई और यहाँ पर एक प्रूफ, एक लिटमस टेस्ट यहाँ पर बीजेपी ने पास करके दिखा दिया। बिल्कुल, यहाँ पर चेहरे की बात हुई है तो बता दें आपको कि कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साख थी वो दांव पर लगी हुई थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और नाम ने काम किया है यहाँ बीजेपी के लिए, वही चुनौती यहाँ राहुल गांधी के लिए भी थी, जो यहाँ पर नाकाम नजर आए हैं। राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से सुर्खियों में बने रहे हैं। जिस तरह से तमाम जगह से वो एकदम पहुंचते हैं और तमाम तरह से
उनकी वहां पर की तस्वीरें वायरल होती है। माना जा रहा था कि जनता से जो है और करीब से कांग्रेस जुड़ गई है और इन विधानसभा चुनावों में बड़ा ही कुछ कमाल कर दिखाने वाली है, लेकिन कमल का फूल उन पर ऐसा भारी पड़ा, इस तरह से कमल का फूल निकल करके आया कि हाथ का पंजा मुरझा गया। जी हाँ, हाथ का पंजा मुरझा गया। अब देखना है कि विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद अब बीजेपी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चयन किस रूप में करती है। क्या वसुंधरा राजे राजस्थान की कमान दोबारा संभालते दिखती है, तो क्या साथ ही शिवराज सिंह चौहान 5वीं मर्तबा एमपी में मुख्यमंत्री बनते हैं, या दोनों ही राज्यों में बीजेपी नया चेहरा चुनती है और दोनों ही राज्यों को नया मुख्यमंत्री मिलता है। क्या इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि दोनों ही राज्यों में कौन जो नेता है मुख्यमंत्री बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज़।